आज हम देखेंगे द किसिंग बूथ 3 जो कि रिलीज हुई थी 2021 में नेटफ्लिक्स पर। अगर आपने इसके पहले दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके यह लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख सकते हैं। अब चलते हैं द किसिंग बूथ 3 की तरफ। एल का यूसी बर्कली और हार्वर्ड दोनों जगह एडमिशन अप्रूव हो चुका था, लेकिन अब उसे ये डिसाइड करना था कि उसे जाना कहाँ है, और उसके लिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था। एल का स्कूल खत्म होने के बाद एल, नोवा, ली और रिचल ने एक रोड ट्रिप की, जहां चारों ने खूब मजे किए। रोड ट्रिप से वापस आकर एल ने एक रेस्टोरेंट में जॉब स्टार्ट की ताकि वो कॉलेज के लिए कुछ पैसे जोड़ सके। एल के लिए कॉलेज डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ऊपर से नोवा ने एल से कहा कि अगर उसका हार्वर्ड में एडमिशन होता है तो वो दोनों साथ में रहेंगे, एक ही घर में। ये सुनकर एल एक्साइट भी थी और थोड़ी डर भी रही थी। ली और एल की स्कूल खत्म होने की खुशी में ली के पेरेंट्स ने एक छोटी सी लंच ट्रीट दी, जहां ली अपने पेरेंट्स से बोलता है, हम चारों सोच रहे हैं कि समर हॉलीडेज हम हमारे बीच हाउस पर मनाएं। इस पर ली की मॉम बोलती हैं कि हम हमारे बीच हाउस को बेच रहे हैं, उसका मेंटेनेंस ज्यादा है और वो हमारे कोई काम भी नहीं आ रहा, और तुम सब भी अब पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हो। ली और नोवा उसे बेचने के लिए मना करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं मानते। एल के पास बार बार बर्कली से एडमिशन के लिए कॉल आते हैं, तो एल उनसे एक दिन का टाइम और मांगती है सोचने के लिए। एल जॉब में अब बहुत बिजी रहने लगी थी, इस वजह से वो अपनी फैमिली को भी टाइम कम दे पाती है। एल के पापा एल को बताते हैं कि वो किसी को डेट कर रहे हैं और उसका नाम लिंडा है। एल का इस बात पर कोई खास रिएक्शन नहीं था। ली, नोवा, एल और रिचल ली के बीच हाउस पर जाते हैं, ली के पेरेंट्स की घर बेचने में हेल्प करने। ली, एल और नोवा की इस बीच हाउस से बहुत यादें जुड़ी हैं। तीनों का हर समर हॉलिडे यही बीतता था, लेकिन ये समर उनका आखिरी समर होगा यहाँ। एल और ली वहाँ अपने गेम रूम की पैकिंग करते हैं, तभी वहाँ उनको अपने बचपन की एक बीच बकेट लिस्ट मिलती है। ये वो लिस्ट थी जो दोनों ने मिलकर बनाई थी, और इसे कॉलेज शुरू होने से पहले खत्म करना था। रिचल ली के पेरेंट्स से पूछती है कि यहाँ घर बेचने में कितना वक्त लग जाता है, तो ली की मॉम बोलती है कि लगभग 2-3 महीने। तब तक ब्रोकर से मिलो, डीलर से मिलो, काफी वक्त लग जाता है। तो इस पर ली बोलता है कि क्यों ना तब तक हम यहाँ रुक जाएं, हम उनसे बात भी कर लेंगे और यहाँ का ध्यान भी रख लेंगे, और वैसे भी हमारा ये यहाँ लास्ट समर है। तो ली की मॉम बोलती है कि ठीक है, रुक जाओ। वो वक्त आ गया था जब एल को डिसाइड करना था कि उसे कहाँ एडमिशन लेना है। बहुत सोचने के बाद एल बर्कली कॉल करती है और उन्हें एडमिशन के लिए मना करती है। एल फिर नोवा को बताती है कि उसका हार्वर्ड में एडमिशन हो गया है। ये सुनकर नोवा बहुत खुश होता है। एल और नोवा को देखकर ली को भी पता चल जाता है कि एल का हार्वर्ड में एडमिशन हो गया है। वो थोड़ा दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। एल उसके पीछे जाती है और उससे बोलती है कि तू टेंशन मत ले, हम वेकेशन पर मिलेंगे ना। तो ली बोलता है, मैं वेकेशन रिचल के साथ बिताऊंगा। ली का उदास चेहरा देखकर एल बोलती है कि हमारे पास ये पूरा समर हॉलिडे है। और फिर एल वो बचपन की बकेट लिस्ट निकालती है और बोलती है कि हम हमारे इस समर को बेस्ट समर बनाएंगे। दोनों फिर डिसाइड करते हैं कि कॉलेज शुरू होने से पहले इस बकेट लिस्ट को खत्म करेंगे। ये उन दोनों का साथ में आखिरी समर था और एल चाहती थी ये समर अब तक का उनका बेस्ट समर जाए। एल अपने पापा से पूरे समर के लिए बीच हाउस पर रुकने की परमिशन मांगती है। एल के पापा बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन जब कभी मैं बिजी रहूं अपने छोटे भाई ब्रेड का ध्यान रखने आना होगा। एल बोलती है कि ठीक है। चारों फिर ली के बीच हाउस में शिफ्ट होते हैं। चारों वहाँ साथ में बहुत मजे करते हैं। अगले दिन शाम को नोवा उस बीच हाउस पर एक पार्टी रखता है, जहाँ ली को एस्टल मिलता है। वो बर्कली में पढ़ता है। ली का कॉलेज शुरू होने से पहले ही उसको अपनी कॉलेज का दोस्त मिल जाता है। ली और एस्टन आपस में काफी बातें करते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर एल खुश भी थी कि ली को कॉलेज का पहला दोस्त मिल गया, और उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि वो उसकी कॉलेज की दोस्त नहीं बनने वाली। सब मिलकर पार्टी बहुत एंजॉय करते हैं। अगले दिन एल ली के पास जाती है और अपनी बकेट लिस्ट शुरू करने को कहती है। फिर दोनों मिलकर एक एक करके अपनी बकेट लिस्ट कंप्लीट करना शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद ली एल से बोलता है कि तुम्हें पता है हम हमारे बकेट लिस्ट की सारी चीजें कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उनकी बकेट लिस्ट में ये भी था कि वो दोनों साथ में बर्कली में रहे। एल उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ बर्कली चलूंगी और तुम्हें वहाँ शिफ्ट करने में मदद करूंगी। जहाँ एल जॉब करती है वहाँ अचानक एक दिन मार्को अपनी फैमिली के साथ लंच करने आता है। मार्को को देखकर एल थोड़ी नर्वस होती है। मार्को लंच करने के बाद एल के पास आता है और उसे बोलता है कि सॉरी, उस दिन किसिंग बूथ पर अजीब तरह से पेश आने के लिए। उम्मीद करता हूँ हमारे बीच अब सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ आते जाते रहूंगा। मार्को से बताता है कि पास में एक वाटर पार्क है और उसने वहाँ लाइफ गार्ड की जॉब ज्वाइन की है। एल को पता है कि जिस वाटर पार्क में मार्को काम कर रहा है वहाँ जाइन गो का ट्रैक है।
एल की बकेट लिस्ट में एक मारियो कॉस्ट्यूम पहनकर ट्रैक रेसिंग भी थी और रेसिंग करने के लिए वो वाटर पार्क एकदम सही जगह थी। एल मार्को से वो रेसिंग करने के लिए हेल्प मांगती है। मार्को हेल्प करने के लिए हाँ बोल देता है। क्लोई नोवा को कॉल करती है और कहती है कि वो और उसकी फैमिली एले आ रहे हैं। नोवा कहता है ये तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ भी आना, बहुत वक्त हो गया है मिले हुए। तो क्लोई कहती है कि एल से भी पूछ लेना, कहीं उसे बुरा ना लगे। नोवा कहता है डोंट वरी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लोई कहती है तो फिर ठीक है, वो उसे एड्रेस बता देगी। शाम को एल और नोवा साथ में घूम रहे थे। तभी नोवा एल से क्लोई के बारे में पूछता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो कुछ दिन हमारे साथ यहाँ बीच हाउस में रुक सकती है। एल बोलती है कि ठीक है, वो रुक सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल फिर नोवा को बताती है कि परसों हम सबका वाटर पार्क में रेसिंग का प्लान है, तो तुम भी चल रहे हो। नोवा पूछता है ये प्लान कब बना। तो एल कहती है कि जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पास में एक वाटर पार्क है और वहाँ मार्को काम करता है। वो हमारी बकेट लिस्ट कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है। मार्को का नाम सुनकर नोवा का चेहरा उतर जाता है। नोवा का चेहरा देखकर एल बोलती है कि क्या हुआ, तुमको मार्को से कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो क्लोई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नोवा कहता है कैसे होगी, मैंने क्लोई को किस थोड़े किया था। एल ये सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन नोवा उसे सॉरी बोलकर दोबारा मनाता है। एल नोवा को साथ में रेस करने के लिए पूछती है, लेकिन नोवा रेस के लिए तो मना करता है, लेकिन वो बोलता है कि वो उसे देखने जरूर आएगा। अगले दिन एल और ली साथ में होते हैं। तभी वहाँ एस्टन आता है। ली और एस्टन का कहीं साथ में जाने का प्लान था। दोनों चले जाते हैं। एस्टन और ली को साथ में देखकर एल कहीं ना कहीं थोड़ी जेलस थी। जितना मन उसका नोवा के साथ रहने का था, उतना ही मन उसका ली के साथ बर्कली जाकर रहने का था। लेकिन एल मतलबी नहीं बनना चाहती थी। नोवा क्लोई को लेने जाता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है क्योंकि उसके पेरेंट्स पूरा दिन झगड़ते रहते हैं, इसलिए वो उनके घर नहीं शिफ्ट हो सकती। शाम को एल के पास उसके डैड का कॉल आता है। वो उसे बोलते हैं कि आज ब्रेड की केयरटेकर नहीं आ रही, तो आज उसे ब्रेड को संभालना होगा। एल अपने घर जाती है और ब्रेड को बोलती है कि अपना सामान पैक कर लो, हम बीच हाउस चलने वाले हैं। तभी वहाँ उसे लिंडा मिलती है। लिंडा एल को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन एल कुछ ज्यादा खुश नहीं होती। लिंडा एल से बोलती है कि मैं और तुम्हारी मॉम काफी अच्छी दोस्त थी, अगर वो चाहे तो उससे बात कर सकती है। लिंडा एल को साथ में डिनर करने के लिए पूछती है, लेकिन एल कहती है कि फिर कभी साथ में डिनर करेंगे, अभी वो थोड़ा जल्दी में है। अगले दिन सब लोग वाटर पार्क जाते हैं रेसिंग के लिए। नोवा रेस नहीं कर रहा, वो सिर्फ एल की रेसिंग देखने गया था। नोवा और क्लोई ऑडियंस में बैठे थे। एल, ली और रिचल मारियो की कॉस्ट्यूम पहनकर रेस ट्रैक पर आते हैं और उधर मार्को भी सेम कॉस्ट्यूम पहनकर उनसे रेस करने आता है। लेकिन मार्को को देखकर नोवा थोड़ा जेलस होता है और क्लोई से बोलता है मैं भी रेस करूंगा। रेस में अब नोवा भी था। रेस शुरू होती है। बाकी सब तो रेस को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन नोवा एंजॉय करने के बजाय रेस में जानबूझकर मार्को से पंगे ले रहा था। वो सिर्फ मार्को से रेस जीतना चाहता था, लेकिन एंड में मार्को जीत जाता है। रेस खत्म होने के बाद मार्को नोवा से बात करने जाता है, लेकिन नोवा उससे बात नहीं करता, उसे इग्नोर करता है। बाद में एल नोवा के पास आती है। नोवा का चेहरा देखकर वो उसे कहती है कि कोई बात नहीं, रेस हार गए तो। इस पर नोवा एल से कहता है कि क्यों, आखिरकार वो बंदा जिसने पूरी दुनिया के सामने तुम्हें किस किया, वो वही कॉस्ट्यूम पहनकर आया है जो तुमने पहनी थी, वो अब भी तुम्हारे पीछे है और ये बात साफ है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। ये सुनकर एल नोवा के पास से चली जाती है। रेस के बाद ली एल से कहता है कि लगता है नोवा का मूड खराब है और शायद उसका मूड खराब होना जायज है। किसी का भी मूड खराब होगा अगर उसकी गर्लफ्रेंड अपने एक्स के साथ टाइम स्पेंड करे तो एल कहती है कि पहली बात तो ये कि मार्को मेरा एक्स नहीं है, और दूसरी बात ये कि नोवा को मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। और उधर नोवा क्लोई से कहता है कि मुझे एल पर पूरा ट्रस्ट है, लेकिन उस मार्को पर बिल्कुल भी नहीं है। तभी नोवा को पता चलता है कि क्लोई के पेरेंट्स आपस में डिवोर्स ले रहे हैं। ये सुनकर नोवा को थोड़ा दुख होता है। एल और ली गेमिंग बूथ पर जाते हैं, जहां उनको पता चलता है कि उनकी फेवरेट डांस मशीन को बेचा जा रहा है। ये देखकर दोनों को थोड़ा बुरा लगता है। ली फिर एल से बोलता है कि मैं हमारी बकेट लिस्ट में एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, और वो ये कि एक लास्ट बार डांस मशीन पर डांस करना, उसके बिकने से पहले। शाम को जॉब के बाद एल बीच हाउस जाती है, जहाँ वो देखती है कि नोवा ने पूरा घर कैंडल से सजाया था। नोवा ने उसके लिए एक सरप्राइज कैंडल लाइट डिनर तैयार किया था। एल के वहाँ पहुँचते ही नोवा उससे बोलता है कि कल जो गलती की थी मैं आज उसे सुधारना चाहता हूँ। मैंने अपने हाथों से हमारे लिए डिनर बनाया है। आज शाम तुम और मैं अकेले साथ वक्त बिताएंगे। लेकिन एल और ली का पहले से ही कुछ और प्लान था शाम के लिए।
एल नोवा को मना करती है कि मैं आज नहीं रुक पाऊंगी। ये सुनकर नोवा को थोड़ा दुख होता है, उसकी सारी मेहनत बेकार थी। दोनों में फिर से छोटा सा झगड़ा होता है, लेकिन मजबूरी में ना चाहते हुए भी एल को वहाँ से जाना पड़ा। एल और ली एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ उन दोनों के कुछ फ्रेंड्स भी थे। दरअसल वो वहाँ अपनी बकेट लिस्ट के लिए जाते हैं। वो वहाँ फ्लैश मॉब करते हैं। बकेट लिस्ट की उनकी एक चीज और कंप्लीट हो जाती है। एल के लिए बकेट लिस्ट करने की सिर्फ एक ही वजह थी और वो थी ली को खुश करना, ताकि वो आराम से नोआ के साथ बोस्टन जा सके। लेकिन एल जैसे जैसे वो लिस्ट पूरी कर रही थी वैसे वैसे वो नोआ से दूर जा रही थी। फ्लैश मॉब करने के बाद एल बीच हाउस जाती है नोआ के पास, लेकिन जब तक एल वहाँ पहुँचती नोआ सो चुका था। अगले दिन एल अपने छोटे भाई ब्रेड को पिक करने स्कूल जाती है, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलता। एल थोड़ी गुस्से में घबराती हुई घर आती है, जहाँ उसे ब्रेड सामने मिलता है। ब्रेड को देखकर एल उसे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। तभी वहाँ लिंडा आती है और एल से बोलती है कि मुझे लगा तुम बिजी हो, इसलिए ब्रेड को मैं घर ले आई। एल का मूड नोआ की वजह से पहले ही खराब होता है और ये सुनकर एल लिंडा पर थोड़ा गुस्सा हो जाती है। रेस्टोरेंट में भी एल का मूड ऑफ था। मार्को एल से मिलने आता है। एल का चेहरा देखकर मार्को उससे उसकी प्रॉब्लम पूछता है। एल उसे सब कुछ बताती है, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स, नोआ के साथ झगड़े के बारे में, सब कुछ। यही हाल उस तरफ नोआ का था। क्लोई उससे सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछती है। नोआ उसे कहता है कि जब से मैं और एल साथ में रहने लगे हैं हमारे बीच झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। ये सुनकर क्लोई नोआ से बोलती है कि तो तुम कुछ करते क्यों नहीं? देखो मुझे, मेरे पेरेंट्स आपस में डिवोर्स ले रहे हैं, वो अपना रिश्ता बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। मुझे खुद के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये बोलते बोलते क्लोई इमोशनल हो जाती है। शाम को नोआ अपना झगड़ा खत्म करने एल के पास जाता है जहाँ वो जॉब करती है। वहाँ दोनों झगड़ा खत्म कर देते हैं और फिर से एक हैप्पी कपल बन जाते हैं। और बाहर से मार्को उन दोनों को देख रहा था। अगले दिन घर की सफाई करते हुए नोआ को पता चलता है कि एल का बर्कली में एडमिशन हो गया था, लेकिन एल ने जानबूझकर हार्वर्ड चुना ताकि वो उसके साथ रह सके। इंडिपेंडेंस डे के दिन ली की बीच हाउस पर फिर से पार्टी थी। वहाँ नोआ क्लोई को बताता है कि एल का बर्कली में एडमिशन अप्रूव हो चुका था, लेकिन ये बात उसने किसी को नहीं बताई। तो इस पर क्लोई कहती है कि इस बात से पता चलता है कि उसका तुम्हारे साथ हार्वर्ड जाने का कितना मन है। ली की बीच हाउस पार्टी में मार्को भी जानबूझकर आ जाता है, जबकि उसे वहाँ किसी ने इनवाइट नहीं किया था। मार्को को देखकर नोआ का फिर से मूड खराब हो जाता है। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी बातों बातों में मार्को और नोआ का झगड़ा हो जाता है। नोआ मार्को से गुस्से में बोलता है कि सबको पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तू एल के पीछे पड़ा हुआ है। झगड़ते झगड़ते मार्को नोआ को मुक्का मार देता है। नोआ ये बोलकर वहां से चला जाता है कि मुझे तुमसे मुंह ही नहीं लगना। एल नोआ को रोकने उसके पीछे जाती है। नोआ एल से बोलता है कि कहा था ना इसे हमारे बीच मत लाना। ये बोलकर नोआ अपनी बाइक लेकर वहां से चला जाता है। एल जब घर के अंदर आती है तो मार्को उससे बोलता है कि नोआ जो भी बोल रहा था वो एकदम सच है। मेरे दिल में है फीलिंग्स तुम्हारे लिए और नोआ तुम्हें डिजर्व नहीं करता। ये सुनकर एल को गुस्सा आ जाता है। वो मार्को को जाने के लिए बोलती है। उन दोनों की बातें गलती से ली भी सुन लेता है। शाम को एल और ली दोनों की फैमिली साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ लिंडा भी आई हुई थी। सुबह हुई बात को लेकर एल का मूड एकदम खराब था। बातों बातों में एल सबके सामने लिंडा पर अपना पूरा गुस्सा निकाल देती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। उसके पीछे उसके पापा भी जाते हैं। वो एल से पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो एल उनसे कहती है कि लिंडा जबरदस्ती हमारी फैमिली में घुस आई हैं और मुझे वो पसंद नहीं है। आप तो हर वक्त बस अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। इस पर एल के पापा बोलते हैं कि मैंने 6 साल तुम्हारी और ब्रेड की देखभाल में निकाल दिए। मैंने ऐसी जॉब शुरू की जो मुझे कभी पसंद नहीं थी, ताकि तुम दोनों की पढ़ाई ना रुके। और तुम बोल रही हो मैं सिर्फ खुद के बारे में सोचता हूँ। तुम्हें क्या लगता है पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसे प्यार की जरूरत है? नहीं एल। ये सुनकर एल को अपनी गलती का एहसास होता है। अगले दिन एल नोआ के बारे में सोच रही थी। वो सोच रही थी कि नोआ आखिरकार कहाँ होगा। तभी उसे वो जगह याद आती है जहाँ नोआ अकेला जाता था, और वो जगह थी हॉलीवुड साइन। एल वहाँ नोआ के पास जाती है, जहाँ नोआ एल से बोलता है कि हम दोनों काफी वक्त से एक दूसरे के बीच चीजें सही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मान लो 1 साल बाद भी हम दोनों में इतनी ना बने तो तुम अपना घर छोड़कर इतनी दूर बोस्टन आओगी। देखो एल, मैं उन लोगों में से नहीं बन सकता जिनकी वजह से तुम खुश ना रहो। एल नोआ से पूछती है इस बात का क्या मतलब है। तो नोआ कहता है
एल, मैं नहीं चाहता तुम मेरे लिए कोई ऐसा डिसीजन लो जिसके लिए बाद में तुमको पछताना पड़े। मैं तुम्हें बोस्टन आने से रोक तो नहीं सकता, लेकिन अगर तुम वहाँ आई तो हम वहाँ साथ में नहीं रह पाएंगे। एल बोलती है, तो बस इतना ही? हम दोनों के बीच में जो प्यार है उसका कोई मतलब नहीं? नोआ कहता है, हमारा प्यार सच्चा है, लेकिन सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता। और फिर नोआ और एल आपस में ब्रेकअप कर लेते हैं। एल रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। शाम को उसका और ली का डांस मशीन पर आखिरी डांस था। एल गेमिंग बूथ पर पहुंचने में थोड़ी लेट हो जाती है और उस डांस मशीन को वहां से हटा दिया जाता है। ली गेमिंग बूथ के बाहर खड़ा था जहां एल उसके पास आती है। ली एल से थोड़ा नाराज था। एल उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, वो सिर्फ एक गेम ही तो था। तो इस पर ली उससे थोड़े गुस्से में बोलता है कि तुमको मैं 5 साल का बच्चा लगता हूँ? ये सिर्फ गेम के लिए नहीं था, ये हमारी दोस्ती के लिए था, और मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, और नोआ के मुकाबले तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर एल ली से बोलती है कि तू सच में 5 साल का ही है। तुझे तेरी लाइफ में कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, तुझे हर चीज परोसी हुई मिली है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैंने जो भी इस समर चीजें की वो सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन तुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने सोचा ये समर हमारा बेस्ट समर होगा, लेकिन मैं गलत थी। जो चीजें हमारे समर को कूल बनाती हैं वो अब जा चुकी हैं, और अच्छा हुआ। इस वजह से तू थोड़ा लाइफ में बड़ा तो होगा। एल गुस्से में वहां से जाने लगती है और जाते जाते वो ली को बोलती है, आज से हमारी फ्रेंडशिप के कोई रूल्स नहीं है। मार्को ने जो कुछ भी किया था उसके लिए उसने एल को एक सॉरी वॉइस नोट भेजा। अगले दिन क्लोई बोस्टन के लिए निकल रही थी। वो जाते जाते एल से मिलकर जाती है। एल क्लोई से नोआ से ब्रेकअप के बारे में बात करती है और उनकी बातें रिचल भी सुन रही थी। ली की मॉम एल के पास आती है और उससे बोलती है कि कल के बारे में ली ने मुझे सब कुछ बताया। एल फिर उन्हें अपने और नोआ के बारे में भी बताती है। ली की मॉम एल से बोलती है कि तुम नोआ के अलावा हार्वर्ड क्यों जाना चाहती हो? मैंने आज तक तुमको सिर्फ ये कहते सुना है कि मैं इस कॉलेज में जाना चाहती हूँ, लेकिन कभी ये कहते नहीं सुना कि मैं इस कॉलेज में इसलिए जाना चाहती हूँ। दूसरों को ये हक मत दो कि वो तुम्हारे लिए चीजें डिसाइड करे। अब वक्त आ गया है तुम्हें अपने पैशन को पहचानने का। उसे पहचानो और उस पर काम करो। रिचल ली के पास जाती है और उसे एल और नोआ के ब्रेकअप के बारे में बताती है। रिचल फिर ली से कहती है कि उन दोनों ने कितनी कोशिश की अपना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बचाने की, और यह वाकई बहुत मुश्किल है। हम दोनों भी अलग अलग कॉलेज में जा रहे हैं और मुझे नहीं लगता हम भी हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को ज्यादा टाइम तक बचा पाएंगे। तो ली रिचल से पूछता है, तो तुम ब्रेकअप चाहती हो? रिचल कहती है, मैं थोड़ा ब्रेक चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हमारा भी हाल उन दोनों जैसा हो। हमारा साथ लिखा होगा तो हम जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। एल अपने पापा से माफी मांगने जाती है और फिर लिंडा से भी अपनी बदतमीजी की माफी मांगती है। दोनों एल को माफ कर देते हैं। एक दिन एल गेम खेल रही थी। गेम खेलते खेलते उसे पता चल जाता है उसे अपनी लाइफ में क्या करना है। देखते देखते समर खत्म हो जाता है। एल कॉलेज जाने से पहले नोआ से मिलना चाहती थी, लेकिन एल की उससे मिलने की हिम्मत नहीं थी। एल अपने सारे स्कूल के दोस्तों को गुड बाय बोलती है। उसी रात वो ली से भी बात करती है। एल ली को बताती है कि उसका बर्कली में एडमिशन हो गया था और अब वो हार्वर्ड भी नहीं जा रही। ली उसे अपने साथ बर्कली चलने के लिए कहता है। एल बोलती है, मैंने बर्कली चुना तेरे लिए और हार्वर्ड चुना नोआ के लिए, लेकिन अब मुझे कुछ अपने लिए भी चुनना है। इस बात को ली एक्सेप्ट कर लेता है। दरअसल एल अब यूएससी में एडमिशन ले रही है, जहां वो वीडियो गेम डिजाइनिंग का कोर्स करने वाली है। वो वहां इंटरव्यू देने जाती है और सिलेक्ट हो जाती है। एल को पता था नोआ अगले दिन बोस्टन जा रहा है, लेकिन एल के लिए उसे गुड बाय कहना बहुत ही मुश्किल था। एल भी अब बीच हाउस से जा रही थी। वहां से जाते वक्त उसकी आंखों के सामने से अपना और ली का बचपन गुजर रहा था। उसके लिए बीच हाउस को भी गुड बाय कहना थोड़ा मुश्किल था। एल ली की मॉम को एक पार्सल भेजती है जिसमें अपनी, ली और नोआ की साथ में एक तस्वीर होती है जो कि उन्होंने बीच हाउस पर ली थी। ली अब बकली के लिए निकल रहा था। एल उसे गुड बाय बोलती है। ली की मॉम ने अपना बीच हाउस बेचने का प्लान भी बदल दिया। वो अब नहीं बेच रही। नोआ बोस्टन जाने से पहले एल से मिलता है। उसे सब चीजों के लिए जो उनके बीच हुई उन सब के लिए माफी मांगता है और फिर एल को गुड बाय बोलता है। एल जब अपने घर आती है उसे सामने डांसिंग मशीन मिलती है। उस पर एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि हमारे गेम को संभाल कर रखना हमारे अगले डांस के लिए। देखते देखते 6 साल बीत गए। ली और रिचल फिर से एक हो गए। एल और ली पूरे वक्त एक दूसरे के टच में थे। 6 साल बाद तीनों फिर से अपने स्कूल के फंड रेज प्रोग्राम में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि
उनकी स्कूल के स्टूडेंट्स आज भी किसिंग बूथ चला रहे हैं। किसिंग बूथ को देखकर एल को वो रात याद आ जाती है जब नोआ और उसने किस किया था। तभी वहाँ नोआ भी आता है। एल और नोआ 6 साल बाद मिल रहे थे। दोनों आपस में एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। नोआ अभी एक प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा है और एल खुद का एक वीडियो गेम डिजाइन कर रही है। दोनों थोड़ी देर आपस में बातें करते हैं। नोआ को कहीं निकलना था, इसलिए वो एल को सी यू अगेन बोलकर वहां से जाने लगता है। कुछ दूर जाकर नोआ एल को पलट कर देखता है। नोआ से इतने दिनों बाद मिलने के बाद भी एल के दिल में उसके लिए प्यार दोबारा जाग रहा था, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो आई होप ये फिल्म और वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी या वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।